जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत शुरू करते हैं। दिलीप, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले सेबी कंसल्टेशन पेपर पर आपकी क्या राय है? इतने सालों से आप मार्केट में रहे हैं, ये पहली मर्तबा है मेरे ख्याल में जब सेबी क्लियरली कह रहा है कि देखिए रिटेल पार्टिसिपेशन एफएनओ में काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, उसको नियंत्रण में रखने की ज़रूरत है और उसके लिए ऑफ कोर्स वो 7 कदम सुझाए भी हैं। आपका टेक क्या है? गुड मॉर्निंग। देखिए, जिस तरह से इंडिया का मार्केट कैप है और जिस तरह से यूएस का मार्केट कैप है, उसमें जो अंतर है, उसके बावजूद भी इन स्पाइट एंड डिस्पाइट दैट अगर हमने एफ&ओ का वॉल्यूम देखा और यूएस के साथ भी कंपेयर कर लिया, तो इट इज सर्टेनली डिस्प्रोपोर्शनेटली ह्यूज। और अक्सर हमारा एक्सपीरियंस यही है कि फ्यूचर्स, ऑप्शंस और इंट्राडे में पैसे बहुत कम बनते हैं, और अगर बनते भी हैं तो बहुत फ्यू खुश नसीबों को बनते हैं, और ज्यादातर लोग उसमें लकी रहते हैं। बट वेरी डिफिकल्ट टू मेक मनी ऑन दीज थिंग्स। तो आई थिंक इन अ वेरी राइट मूव, जैसे हम देख रहे हैं जिस तरह से डीमैट अकाउंट खुल रहा है, जिस तरह से न्यू इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, और जिस तरह से ये जो टर्नओवर ऊपर जा रहा है, आई थिंक सेबी इज डूइंग द राइट थिंग टू कर्व and bring some control on this kind of trading in futures and options and intraday. So I think मुझे लगता है एकदम ये सही कदम है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि जब भी अब इंडिया इज गेटिंग इनटू इक्विटी कल्ट और उसमें कुछ कोई हादसा हो जाए। तो इसके लिए आई थिंक वन शुड कॉम्प्लीमेंट सेबी एंड द फाइनेंस मिनिस्ट्री विदाउट एनी डाउट। Dilip, what implications does it have for discount brokers, especially exchanges? अभी अपना listed exchange BSE है, इवेंचुअली NSE भी जाकर लिस्ट करेगा। अब सभी बेसिकली कह रहा है कि आपके हर दूसरे दिन जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट है उसको आप सिर्फ एक ही ला सकते हैं। अब हम देख रहे हैं BSE के 2 है, NSE के मल्टीपल हैं। ये अगर कम हो जाएगा, इसके इम्प्लीकेशंस क्या रह सकते हैं वॉल्यूम्स पर, डिस्काउंट ब्रोकर्स के बिजनेस पर? इसमें कोई दो राह नहीं है कि एक बार नीचक रिएक्शन से थोड़ा बहुत टर्नओवर नीचे आ जाएगा, एंड कॉन्सिक्वेंटली ब्रोकरेज के ऊपर भी इंपैक्ट आ जाएगा। तो इन द शॉर्ट टर्म, मैं कहूंगा एकदम इमीडिएट शॉर्ट टर्म के लिए शायद इट मे बी लुक्ड अपॉन, परसेप्शन यही रहेगा कि थोड़ा बहुत निगेटिव है, लेकिन ये इंडस्ट्री ऐसी है, अभी भी एक लंबा फ्यूचर है इसमें। और जिस तरह से ये फाइनेंशियलाइजेशन हो रहा है इंडिया के इक्विटी मार्केट्स में, तो मुझे लगता है दीज शॉर्ट टर्म थिंग्स मैं ऐसे समझूंगा ये एबेरेशन से, ये हिकअप्स है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कोई उसका मेजर इम्पैक्ट नहीं आएगा। अभी भी इनके प्रोस्पेक्ट्स अच्छे ही रहेंगे। ओके, निफ्टी ये एग्जैक्टली अगर आप देखें स्पेस पर कभी था इस बीच निफ्टी बैंक जो है वो करीब 5146 पर, लेकिन जो बात मैं कह रहा था आपको, आईटी जो कि करीब उस वक्त 80 पॉइंट ऊपर था, अब 250 पॉइंट ऊपर हो गया है, और वो इस वक्त निफ्टी को भी एक पुश प्रोवाइड करता हुआ निफ्टी इज नाउ एट डे हाई। दिलीप सर, ये इस बार आईटी में आपको अर्निंग्स कैसी लगी? और थोड़े बहुत अगर आप देखें जो आई थिंक ग्रीन शूट्स जिसे कहते हैं आप, वो BFSI में विजिबल थे। आईटी में सर आप लोगों ने मतलब थोड़ा सा फोकस बढ़ाया है क्या? और अगर एक दो स्टॉक्स पे आप कन्विक्शन के साथ बोल पाए, कंफर्टेबल हो, तो वो कौन से होंगे? तो मुझे लगता है ये दो आईटी में ये समझना चाहिए कि जो रिजल्ट्स आए दे वर सर्टेनली मिक्स्ड, लेकिन इतने भी ऐसे कोई नहीं थे जहां पर जिस तरह से इसका नेगेटिव पिक्चर और परसेप्शन पेंट किया गया था, उसके मुकाबले में बहुत ही ठीक आ गए। और अगर हमने ओवरऑल उनके कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ को देखा, वॉल्यूम को देखा, और अगर हमने मार्जिन्स को भी देखा, तो मुझे लगता है कि शायद even if the scenario does not improve, ये जो करंट जो परफॉर्मेंस है that itself is not bad at all। लेकिन मैं ये कहूंगा कि ओवरऑल जिस तरह से मार्केट में सर्टेन पॉकेट्स में और ज्यादा काफी पॉकेट्स में जो एब्सर्ड वैल्यूएशन चल रहे हैं, उसके मुकाबले अगर हम पोजीशन करें तो आईटी लुक्स प्रीटी गुड इन टर्म्स ऑफ फ्री कैश फ्लोज, इन टर्म्स ऑफ ROEs, इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग मार्जिन, एंड इवन इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट।
तो मुझे लगता है कि शायद जिस तरह से मार्केट पोजीशन या दीज वैल्यूएशंस, सम ऑफ द सेक्टर्स रोटेशन जो होता है उसमें आईटी का रोटेशन हो रहा है एंड बहुत सही तरीके से हो रहा है और होना भी चाहिए, बिकॉज इन दीज सिनेरियोज दीज एक्ट एज रेजिलियंस एज वेल एज डिफेंसिव। और जहां तक आईटी कंपनीज का सवाल है, मैं अभी भी कहूंगा कि फ्रंट लाइन में HCL टेक अच्छा लग रहा है, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। विदाउट एनी डाउट इन्फोसिस तो रहेगा ही, और मैं कहूंगा मिड कैप्स में अगर हम देखें तो शायद ये टेक महिंद्रा will still a lot of scope to go ahead। अब जिस तरह से जो नए मैनेजमेंट आ गए हैं इन्फोसिस से, और देखने को मिल रहा है कि जो कुछ भी करेक्शंस कर रहे हैं, जो कुछ भी स्टेप्स उठा रहे हैं, वी आर गेटिंग टू सी इन द परफॉर्मेंस। ओके, टेक महिंद्रा पे सर बोल ही रहे थे, और टेक महिंद्रा बात करते करते एट 1558 हमने इसका ट्रेड पकड़ा था करीब 1549 पे। डायरेक्टर साहब वो कॉल रखेंगे स्क्रीन पे, और दिलीप सर की कॉल भी अगर आप देखें अभी, इनफैक्ट जो कन्विक्शन है वो टेक महिंद्रा पे है। क्या गजब का मूव दिया यहाँ पर। अच्छा दिलीप सर, ये रियल स्टेट पर आई मीन जो इंडेक्सेशन बेनिफिट्स को विड्रॉ किया गया सर, आप मतलब रियल स्टेट को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि बीते 4 साल में हमने सबसे सब्सटेंशियल वेल्थ क्रिएट इस स्पेस में भी की है, एज ए आई थिंक स्पेस रियल स्टेट, और उसके बाद रियल स्टेट स्टॉक्स में भी, और इनफैक्ट रियल स्टेट एंसिलरी में भी, HFCs में भी। अभी आपका व्यू रियल स्टेट पे क्या है सर? मुझे लगता है कि रियल एस्टेट अभी भी 2-3 साल के लिए और ठीक ही रहेगा। ये इंडेक्सेशन का जो आया है, जो एक मिडिल क्लास के लिए काफी ठीक नहीं है, लेकिन मुझे लगता है मार्केट्स नो हाउ टू टेक इट इन देयर स्ट्राइड, और इससे कोई खास इम्पैक्ट रियल एस्टेट पे आएगा ऐसा नहीं लगता। हमको लगता है अभी भी रियल एस्टेट में इंट्रिंसिक डिमांड बहुत अच्छी है, और अगर हमने देखा कि जिस तरह से प्री सेल्स के जो फिगर्स आ रहे हैं और जिस तरह से जो विजिबिलिटी मिल रही है सब मेजर कंपनीज में, आप देख लो, तो काफी कॉन्फिडेंस इंस्पायर करता है कि यहाँ से भी मिनिमम आई थिंक 15 to 18 मंथ्स तो चालू रहेगा। और ये जो रियल एस्टेट में जो नया एंगल आ गया है डेटा सेंटर्स का भी, दैट ऑल्सो विल हेल्प सिग्निफिकेंटली। और आने वाले टाइम में हम ये भी देखेंगे कि शायद इंटरेस्ट रेट्स माइट कम डाउन, which once again will act as a boost to real estate। तो काफी सारे टेलविंड है और शायद और रहेंगे for some more time to come, and one should remain invested in real estate। रियल स्टेट पे आपका व्यू, आपकी स्क्रीन पे निफ्टी रियलिटी लगभग ½ % नीचे, ये आपकी स्क्रीन पे चार्ट भी हैं, आई मीन लास्ट 7 डेज के। मीनवाइल निफ्टी को एक बार देखिए स्क्रीन पे, एक पुश देखिए, एक जनरेट करके पुश 941 की तरफ बढ़ता हुआ। अच्छा दिलीप साहब, अभी तो मैं प्रश्न आपसे पूछा था, मैंने रियल एस्टेट पे आपसे प्रश्न पूछा, मैंने आपसे IT पे प्रश्न पूछा, मार्केट्स पे आउटलुक लिया, लेकिन अब एज ऑफ नाउ इस अर्निंग सीजन में जिस चीज़ ने आपको बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज किया हो, वो क्या थी? मतलब जिसको अब आई थिंक जिस पे या तो आप उस चीज़ को देखने के बाद अपना वेटेज घटा रहे हैं, आपका प्रोस्पेक्टिव नेगेटिव हो गया है, या फिर वो नंबर्स एज पर द वैल्यूएशंस आपको ठीक ठाक लग रहे हैं टू चेस पर्टिकुलर थिंग्स? 2 चीज़ें पूछूंगा आपसे मैं। मुझे लगता है एक तो फार्मा सेक्टर है, फार्मा सेक्टर के रिजल्ट्स काफी ठीक आ गए, और आने वाले 18 months to 24 months में हमें लगता है कि शायद ये फार्मा कंपनीज विल कंटिन्यू टू डू वेल। और हमने ये भी देखा कि जो बिग फार्मा कंपनीज है वो ओवर लास्ट 3 to 4 years उन्होंने कैसे जो US FDA का जो डर बना हुआ था उसको कैसे अपने स्ट्राइक में लिया, उसको कैसे डील्स करवा दिया। और अभी भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई ऑब्जर्वेशन आता है फ्रॉम US FDA तो इतना बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता है। और जिस तरह से अपने जो टॉप फार्मा कंपनीज है उसमें से मैं खास कहूंगा कि सन फार्मा, लुपिन और दिवीज, ये 3 फ्रंट लाइन फार्मास जरूर एकदम स्टैंड आउट होते हैं। और ऐसा लग रहा है कि फार्मा कंपनीज के जो रिजल्ट आए आने वाले 18-24 मंथ्स में इट विल कीप ऑन इंप्रूविंग फर्दर। और ऐसा इनका अगर हम आपने देखा कि उनका ROEs या फिर उनके कैश फ्लोज वो भी काफी ठीक ही रहते हैं, तो आई वुड लुक एट फार्मा सेक्टर एज वन। और अगर एक टेम्पररी प्ले करना है तो केमिकल सेक्टर ऐसा लग रहा है कि शायद बॉटम आउट हो गया, एक मोमेंटम प्ले देखने को मिल सकता है यहाँ से फॉर नेक्स्ट 6 months to 9 months। बट
इसमें एक सेक्युलर लॉन्ग टर्म व्यू लेना बहुत मुश्किल बन जाएगा, बिकॉज चाइना इज स्टिल एन अननोन फैक्टर। और अभी तक जो पिछले 3-4 सालों में जो उसमें लास्ट 1.5 साल से ऑफकोर्स केमिकल्स इज नॉट डूइंग वेल, बट प्रायर टू दैट इट वाज डूइंग एक्सट्रीमली वेल, बट नाउ चाइना फैक्टर इज वंस अगेन कमिंग इनटू प्ले। तो मुझे लगता है कि 6-9 मंथ्स के लिए जरूर एक पोजीशन के लिए देखना चाहिए, एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए, बट लॉन्ग टर्म व्यू लेना इसमें विल बी डिफिकल्ट। तो आई थिंक ओवरऑल आई थिंक केमिकल्स एंड फार्मा लुक्स pretty interesting from the way the results have come out। पर FMCG में एक जरूर ध्यान देना चाहिए कि जैसे हम रूरल में रिवाइवल देखेंगे और सोवरिंग ऑफ कमोडिटी प्राइसेस, ये दोनों प्रोवाइड करेंगे टेलविंड। हो सकता है कि नेक्स्ट 9 months to 12 months में इवन FMCG कैन गिव अ रीजनेबली 15-20% रिटर्न। दिलीप साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस बातचीत में आज शामिल हुए, सभी सेक्टर पे, इंडाइसिस पे, स्टॉक्स पे अपनी राय रखी, आपने बहुत बहुत शुक्रिया। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।